जी राठौड़। ठीक है, विजय सिंह जी राठौड़। विजय सिंह जी के बाद जो पढ़ना है, याद रखना, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है मान सिंह जी राठौड़। मान सिंह जी राठौड़। मान सिंह जी के बाद जिनके बारे में पढ़ना है उनका नाम है बख्त सिंह जी राठौड़। बख्त सिंह जी राठौड़। और बख्त सिंह जी के बाद पढ़ना है जसवंत सिंह जी। क्या है? जसवंत सिंह जी राठौड़। ठीक है, देखो समझो इस तरीके से। अब मतलब कल लगभग आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा राठौड़ वंश का। ठीक है, तो एक एक पढ़ना शुरू करते हैं। आज अपने राजा हैं जिनका नाम क्या है? विजय सिंह जी राठौड़। प्रत्येक राजा का कार्यकाल नहीं याद रखना है, उसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, विजय सिंह जी राठौड़ के बारे में कहां से प्रश्न बनते हैं? देखो कि विजय सिंह जी राठौड़ कहा जाता है 1752 के अंदर राजा बने। राजा बनते ही, जैसे ही ये राजा बने, राजा बनते ही कहा जाता है 1754 ईस्वी की बात है। कब की? 1754 ईस्वी की। राजा बने हुए 2 साल ही हुआ था, राजा बनते ही इन पर मराठों का आक्रमण शुरू हो जाता है। अब इस समय मराठों का उदय होना शुरू हो गया है और इस समय भारत की सबसे ताकतवर शक्ति कौन है? मराठा। कौन है भाई? औरंगजेब के पतन के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो चुका है? खत्म। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य दमखम नहीं बचा और मराठा उदय हो चुका है। अब कुछ सालों तक मराठों का राज रहेगा। तो 1754 के अंदर एक मराठा थे जिनका नाम था जयपा सिंधिया। कहीं नाम तो जयपा सिंधिया। इन्होंने कहा जाता है आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? विजय सिंह जी के ऊपर। विजय सिंह जी कहा जाता है इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? इस युद्ध के अंदर विजय सिंह जी पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद मराठों का अधिकार हो जाता है या जयपा सिंधिया का अधिकार हो जाता है। कहां पर? हाँ, मारवाड़ पर या जोधपुर पर, मेहरानगढ़। इस युद्ध के अंदर कहा जाता है विजय सिंह जी के एक भाई होते हैं जिनका नाम था राम सिंह। क्या नाम था? उन्होंने साथ दिया था मराठों का, इसीलिए राम सिंह को कहा जाता है, सौंप दिया जाता है क्या? जोधपुर। राम सिंह जी को जोधपुर का क्या बना दिया जाता है? राजा। क्या बना दिया जाता है? राजा। कहा जाता है विजय सिंह बहुत कूटनीति का पालन करते हैं और विजय सिंह युद्ध में पराजित होने के बाद चले जाते हैं नागौर। कहां पर चले जाते हैं? नागौर चले जाते हैं। नागौर किले के अंदर वो मतलब विश्राम कर रहे होते हैं। मराठा सैनिकों को पता चल जाता है कि मतलब कहां पर है, कि नागौर के अंदर है। अतः मराठों की सेना, जयपा सिंधिया की सेना आकर नागौर के अंदर इनको क्या कर लेती है? घेर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं। काफी दिन तक ये कहा जाता है नागौर किले के अंदर रहते हैं। फिर षड्यंत्र रचकर कहा जाता है जयपा सिंधिया का एक सैनिक होता है, उसके साथ मिलकर जयपा सिंधिया की हत्या करवा देते हैं। जयपा सिंधिया की क्या करवा देते हैं? हत्या। बहुत बड़ा मराठा सरदार की हत्या हो जाती है तो अन्य मराठा बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन कहा जाता है ये हत्या करवाकर कुछ दिनों के बाद वापस कहा जाता है, मैं यहां पर बाद में मराठों से संधि कर लेते हैं और वापस जोधपुर पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। क्या कर लेते हैं? अधिकार। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि विजय सिंह जी बहुत कूटनीतिज्ञ वाले शासक थे। कैसे थे? कूटनीतिज्ञ वाले शासक थे। तो ये छोटी सी बात है जिसके ऊपर प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना, एक बड़ा मराठा सरदार मारा जाता है जयपा सिंधिया। बाद में इनके भाई थे दत्ताजी सिंधिया, उनसे क्या हो गई थी? संधि। क्या हो गई? संधि। ये एक छोटी सी घटना है विजय सिंह जी के प्रारंभिक काल की, उसे याद रखना। जब जोधपुर पर राज कर रहे होते हैं, अब जैसे ये मारवाड़ का साम्राज्य था, ये उस समय लगभग 2 भागों में बांट दिया गया था। आधा तो मराठों के द्वारा किसे दे दिया गया? राम सिंह को। ठीक है, बाद में कहा जाता है राम सिंह जी की मृत्यु के बाद आधा दे दिया गया था विजय सिंह जी को। बाद में कहा जाता है जब इनके भाई राम सिंह की मृत्यु हो गई तो वास्तव में इस आधे मारवाड़ पर भी इन्होंने वापस क्या कर लिया था? अधिकार। आधे मारवाड़ पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और संपूर्ण मारवाड़ पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्होंने कहा जाता है सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। और वो सिक्के भी बहुत प्रसिद्ध हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, जिन्हें विजयशाही सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयशाही सिक्के कहकर पुकारा जाता है। इन्हें विजयशाही सिक्के कहकर
पुकारा जाता है, वो भी किनके समय चले? विजय सिंह जी के समय। किनके समय? विजय सिंह जी के समय विजय शाही सिक्के चले। कहां पर? मारवाड़ में। अब एक और वजह से प्रसिद्ध है जिनके बारे में इनका प्रश्न पूछा जाता है। अब एक इनकी पासवान रानी थी जिनका नाम था, एक इनकी पासवान रानी थी जिनका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय। ये भी प्रश्न इनके बारे में बन सकता है। इनकी एक पासवान रानी थी जिनका नाम था गुलाब राय। अब विजय सिंह जी पर अत्यधिक प्रभाव था गुलाब राय का। कहा जाता है गुलाब राय जिस तरीके से कहती थी वही विजय सिंह जी करते थे। गुलाब राय का इतना अधिक प्रभाव विजय सिंह जी पर था, कहा जाता है गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह, भाई कहा जाता है शासक तो विजय सिंह थे लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर गुलाब राय क्या चलाने लगी? शासन चलाने लगी। ए संतोष चोटी पच गूंद दई जाए पहला टीन समझ ले ओ काम आई थारे, ठीक है, ओ काम आई पर चोटी बना लीजिए। एक लड़कियों रे ओ मतलब ठीक है अटे बेहता बेहता काम ही कर ली। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में दो काम एक साथ मत करो, फिर आपके दिमाग पर टेंशन आएगा। कह तो पढ़ता पढ़ता मोबाइल चलाई, खानो खाता खाता मोबाइल को देखोगे। दो काम जब भी एक साथ करोगे उस काम को एकाग्रता से नहीं कर पाओगे। और किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, एकाग्रता बहुत जरूरी है। पस्त है और घर जाई जो आराम चोटी गूंथ दई जो जा पर बढ़िया, काले संडे री छुट्टी है तो बढ़िया तेल लाई जो, नवरत्न तेल बढ़िया बढ़िया मालिश कर जो। अरे इन तरीके ठीक है, अब समझ लो ठीक है। ए काम आई गूता गूती चोटियों करनी जे, ठीक है। देखो तो पासवान रानी थी, क्या नाम था? गुलाब राय। देख ले वीडियो रिकॉर्ड होवे हन कितने साल पची देखेला के संतोष ठीक है हाँ चोटियों गूंथती, तो ध्यान रख लीजिए बिन तरीके कौन देखेला कट दे कि इंडिया की कोने में वीडियो जाई बटे भी नहीं ठा रहेला। देखो पासवान रानी जिसका नाम क्या था? गुलाब राय। अब कर्नल जेम्स टॉड ने तो ये कहा कि ये जो गुलाब राय थी कौन थी? तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं अणदा, ठीक है, अणदाराम ओसवाल। क्या है? अणदाराम ओसवाल की ये सेविका थी, ठीक है, इनकी सेविका थी। और बाद में कहा जाता है विजय सिंह जी ने अपने पास रख लिया। ये तो कहते हैं टॉड। कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। लेकिन जो राठौड़ों की जो ख्यातें हैं, ख्यातों के अंदर लिखा गया है कि ये अणदाराम, ठीक है, अब भाई अणदाराम जाट की सेविका थी। और बाद में कहा जाता है कि विजय सिंह जी ने अपने पास इनको रख लिया था। जो भी था ठीक है, देखो जो भी ये अन्य भाट और चारण साहित्यों के अंदर ये जिक्र मिलता है। चलो गुलाब राय कौन थी वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था किनके ऊपर? विजय सिंह जी पर। कहा जाता है गुलाब राय के कहने पर विजय सिंह जी ने मारवाड़ के अंदर शराब पर रोक लगा दी। किन पर लगा दी? शराब पर क्या लगा दी? रोक लगा ली, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा लिया। ये बहुत बड़ी बात होती थी। एक राजा को प्राचीन समय में आज भी देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को इनकम किससे प्राप्त होती है? तो शराब से। कोरोना आया तब सारे काम धंधे बंद हो गए, सारे काम धंधे बंद हो गए, लेकिन ठेकों पर रोक नहीं लगी। बल्कि शराबियों ने तो ऐसी अफवाह फैलाई कि थोड़ी सी शराब पीने से कोरोना के कीटाणु मारे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मारे जाते हैं। ऐसी अफवाहें भी फैलाई। तो मारवाड़ में शराब पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। किनके कहने पर? पासवान रानी गुलाब राय के कहने पर। उसके अलावा कहा जाता है पशु वध पर रोक लगा दी। किन पर? पशु वध पर भी क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। किनके कहने पर? गुलाब राय के कहने पर। कहा जाता है गुलाब राय अत्यधिक सुंदर थे। क्या थे? अत्यधिक सुंदर थे। तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था श्यामल दास जी। क्या नाम था? इतिहासकार श्यामल दास जी ने कहा जाता है पासवान गुलाब राय को वास्तव में मारवाड़ की नूरजहां कहा है। मारवाड़ की क्या कहा है? मारवाड़ की नूरजहां कहकर पुकारा। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की रानी थी। किनकी रानी थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। वास्तव में उसका नाम मेहरुनिशा था, लेकिन जहांगीर ने कहा जाता है जब उससे विवाह किया, विवाह करने के बाद उनका नाम बदलकर नूरजहां रख लिया था।
ठीक है, मेहरुनिसा नाम की विधवा से जहांगीर ने विवाह किया था और उनका नाम बदलकर नूर जहां कर दिया। नूर का मतलब होता है चमक और जहां का मतलब होता है संसार, यानी इस संसार की चमक क्या हो जाएगा, संसार की चमक क्या हो जाएगा, संसार की चमक। तो मारवाड़ की नूर जहां कहकर पुकारा किसको, गुलाब राय को, श्यामल दास जी ने। और विजय सिंह जी को, विजय सिंह जी को याद रखना, विजय सिंह जी को मारवाड़ का जहांगीर कहा। मारवाड़ का क्या कहा, मारवाड़ का जहांगीर कहकर पुकारा, मारवाड़ का जहांगीर। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है मारवाड़ का जहांगीर और लिखा हुआ आ जाए जहांगीर का नमूना, जहांगीर का नमूना, तो भी किन्हें कहा जाता है, विजय सिंह जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये दोनों नाम किनको मिलते हैं, विजय सिंह जी को। अब नूरजहां का मतलब गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था, पूरे मारवाड़ का सिंहासन गुलाब राय संचालित करने लगी। तब इससे पहले तो शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले के समय में सैनिकों को शराब अत्यधिक महत्वपूर्ण होती थी। आज भी जब ठंड के अंदर, बॉर्डर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, सैनिक होते हैं भारत के, उन्हें अत्यधिक ठंड लगती है, तब रम की बोतल दी जाती है। कैडी बोतल देवे, रम की बोतल दी जाती है। वो थोड़ी सी शराब पीते हैं ताकि शरीर में क्या आ जाए, गर्मी आ जाए। उस समय भी कहा जाता है सैनिकों को, मतलब जब युद्ध में लौट कर आते थे, थके मांदे होते थे, तो शराब परोसी जाती थी। अब शराब पर रोक लग गई तो चारों तरफ विद्रोह फैलने लगा। दूसरा, राजपूत सरदारों ने, राठौड़ी सरदारों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हम एक महिला के चले चलाई हुक्म को माने। तो कहा जाता है गुलाब राय की, गुलाब राय जब गलियों में बैठकर मारवाड़ के अंदर जा रही थी तो गुलाब राय की बग्गी सहित उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है गुलाब राय की, राठौड़ों के द्वारा यहां गुलाब राय की क्या कर दी गई, हत्या। अब गुलाब राय ने यह कह रखा था कि गुलाब राय ने विजय सिंह जी से एक घोषणा करवाई कि मेरी मृत्यु के बाद, विजय सिंह जी के दो पुत्र थे, एक तो थे भीम सिंह और एक थे मान सिंह। क्या क्या नाम था, भीम सिंह और मान सिंह। लेकिन गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण कहा जाता है इनके जो एक पुत्र थे मान सिंह, इन मान सिंह को कहा जाता है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किनको कर दिया, मान सिंह को अपना क्या कर दिया, उत्तराधिकारी। लेकिन राठौड़ों ने यह मानने से मना कर दिया कि हम अपना उत्तराधिकारी मान सिंह को नहीं मानते, ये उन्होंने मना कर दिया। और गुलाब राय की हत्या कर दी गई जोधपुर की गलियों के अंदर, सरेआम कहा जाता है गुलाब राय को मारा गया था। ठीक है, बाद में कहा जाता है विजय सिंह जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन कहा जाता है राठौड़ों ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गुलाब राय की। जब गुलाब राय की मृत्यु हो जाती है, गुलाब राय ने उत्तराधिकारी किसे घोषित करवाया था, लेकिन राठौड़ों इन्हें नहीं मानते थे। राठौड़ों ने इनके दूसरे पुत्र भीम सिंह जी को क्या बना दिया, मारवाड़ का राजा, मारवाड़ का क्या बना दिया, राजा बना दिया। लेकिन कुछ समय के बाद भीम सिंह जी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु। कहा जाता है एक बार ऐसा समय आ गया जब मान सिंह गिरे हुए थे जालोर के दुर्ग में। कहां पर गिरे हुए थे, जालोर के दुर्ग में। मारवाड़ की सेना इनको घेरे हुई है, भाई इनको घेरे हुई है। मारवाड़ के शासक उस समय भीम सिंह है। ये किसी तरीके से उस समय राजा तो थे नहीं, उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इनको वो जगह मिली नहीं। तब कहा जाता है मान सिंह जी के किले के अंदर जाते हैं और किले में देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में मेरी मदद कर सके, कि सैनिकों का ढूंढो यहां पर कोई है। तब कहा जाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़कर लेकर आए जालोर के किले में से कि भाई ये सोते हुए मिले। मान सिंह जी ने उनसे पूछा कि हे बाबा आप कौन हो, आपकी बड़ी हुई दाढ़ी है, आप हो कौन। तब उन्होंने कहा भाई मैं तो हूं, मेरा नाम है आयशनाथ। क्या नाम है, मेरा नाम तो आयशनाथ है, मैं नाथ संप्रदाय का साधु हूं। किस संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का साधु हूं। कई समय से मुझे यहां कैद करके रखा गया है इस दुर्ग के अंदर। और तुम कौन हो, तुम तो मुझे राजा जैसे प्रतीत होते हो। किनके जैसे, मुझे तुम्हारे सिर पर बादशाह की लकीर दिखाई दे रही है। मान सिंह जी ने कहा साधु बाबा क्यों मजाक करते हो, काहे का राजा। ठीक है, अगर राजा बनना था, पिता की मृत्यु हो चुकी है और जिनसे स्नेह था, माता रूपी थी, उन्हीं की हत्या हो चुकी है। जगह तो कोई ठोर है ना ठिकाना, काहे का राजा, मैं तो दर दर भटक रहा हूं।
लेकिन आयसनाथ जी वहां पर भविष्यवाणी करते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम जल्दी किन कहां के राजा बनोगे, मारवाड़ के राजा बनोगे, और जिस समय मारवाड़ के राजा बन जाओ मुझे भूलना मत। मान सिंह जी ने कहा अगर बन गया तो मैं जरूर आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा का क्या रखूंगा, ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद ऐसी घटना घटित होती है कि भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ की राजगद्दी हो जाती है खाली। मारवाड़ का कोई, विजय सिंह जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बना बचा। तो अंत में मान सिंह जी के द्वारा जीत लिया जाता है क्या, मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ को जीतकर जोधपुर के क्या बन जाते हैं, राजा। जोधपुर के राजा बनते ही ये अपने वचन को भूलते नहीं है, ये अपने वचन को भूलते नहीं कि साधु बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि मैं मारवाड़ का क्या बनूंगा, राजा। तो जैसे ही ये यहां पर बनते हैं, आयसनाथ जी को वहां पर बुला लेते हैं, कहां पर, आयस देव जी को वहां पर बुला लेते हैं मारवाड़, और मारवाड़ बुलाकर इन्हें गुरु का दर्जा दे देते हैं और इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। मान सिंह जी के बारे में बार बार यही प्रश्न पूछा गया। एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं इनको बुलाकर जोधपुर में, और जिस मंदिर का नाम है महामंदिर, कहीं नाम है महामंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखना। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया, मान सिंह जी ने। और ये नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, नाथ संप्रदाय की क्या है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, याद रखना, प्रधान पीठ। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। महामंदिर कहां पर है, तो जोधपुर में। महामंदिर किसने बनाया, तो मान सिंह जी ने। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, तो महामंदिर। जोधपुर में कहां बना हुआ है महामंदिर, तो मंडोर में। कहां पर है, मंडोर साइड में बना हुआ है, कभी देख कर आ जाना, बढ़िया मंदिर है, भव्य मंदिर है महामंदिर, जो किसने बनाया, मान सिंह जी ने बनाया। ठीक है, अब धीरे धीरे आयस देव जी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगा। तब कहा जाता है कुछ समय के बाद षड्यंत्र रचकर आयस देव जी की भी हत्या कर दी जाती है। बाद में मान सिंह जी आयस देव जी से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ऐसे भगवा वस्त्र ही पहना रख करते थे, भगवा वस्त्र पहना करते थे, इसीलिए मान सिंह जी एक उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इनको सन्यासी राजा कहा जाता है। किस नाम से प्रसिद्ध हुए, थोड़े साधु सन्यासी संतों के साथ आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा जीवन जीते थे, इसीलिए इनका एक नाम पड़ा सन्यासी राजा। क्या कहा जाता है, सन्यासी राजा। सन्यासी राजा किसे कहा जाता है, मान सिंह जी को। किसे कहते हैं, मान सिंह जी को कहा जाता है। गुरु जी का नाम आयस देवनाथ, आयस देवनाथ या आसनाथ, ठीक है, आयसनाथ, ठीक है, ये याद रखना, नाथ संप्रदाय के थे। ये थोड़ी सी कहानी है किन के बारे में, मान सिंह जी के बारे में। बाद में कहा जाता है मान सिंह जी जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर लेते हैं 1818 में। 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और इनके संधि में सबसे अधिक भूमिका निभाता है मैटवॉक नाम का अधिकारी। मैटवॉक नाम का अधिकारी होता है, उनके कहने से अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संधि। याद रह जाएगा ये शासक थे कौन, मान सिंह जी। कौन थे, मान सिंह जी, याद रह जाएगा, मान सिंह जी। पहले विजय सिंह जी, उनके बाद उनके पुत्र मान सिंह जी। ठीक है, कुछ समय के लिए भीम सिंह जी बनते हैं, लेकिन याद रखना मान सिंह जी के बारे में। किन के बारे में, विजय सिंह जी, विजय सिंह जी के बाद मान सिंह जी। मान सिंह जी की धर्म में अत्यधिक रुचि थी। क्या थी, अत्यधिक की रुचि थी धर्म के अंदर। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण होता है धर्म के अंदर। मान सिंह जी के बारे में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, इनके दरबार के अंदर एक कवि थे। इनके दरबार के अंदर क्या थे, एक कवि राजा थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, कवि हैं, याद रखना, जिनका नाम है बाकीदास। क्या नाम है, रट लेना, बाकीदास जी किनके दरबार में थे, तो सन्यासी राजा मान सिंह जी के दरबार में। याद रह जाएगा, बाकीदास जी किनके दरबार में थे, मान सिंह जी के दरबार में थे। इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ बहुत फेमस है, जिसका नाम है जोधपुर, जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात। ये बहुत प्रसिद्ध हैं। और बाकीदास जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर,
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंसा दीदी धरा, ठीक है। धनिया उबे गई न धरा, धनिया मरे न गई धरा, धरिया उबे दी धरा। यानी मान सिंह जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। कभी कभी पूछा सिर्फ इतना जाता है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये पंक्तियां किन की हैं? मुल्क रे ऊपर, ठीक है। तो वो रचना किन की है? बांकीदास जी की। किन की है? बांकीदास जी ने कहा अंग्रेज मुल्क के बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ठीक है। पहले ऐसे सूरवीर योद्धा हुए जिन्होंने मृत्यु जान गंवा दी लेकिन अपनी धरती नहीं दी, कि धनियों मरे न दीदी धरती, धनियों उबा गई धरा। यानी जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया लेकिन फिर भी अपनी धरती का बलिदान नहीं दिया। लेकिन आज ऐसे लोग हो गए हैं कि उनका उस जमीन का मालिक जिंदा है लेकिन जिंदा जमीन को क्या कर दिया उन्होंने? किसी को बेच दिया, किसी को दे दिया, अंग्रेज को दे दिया। तो याद रखना, बहुत स्पष्ट लिखने वाले कवि थे बांकीदास जी। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही कविता लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही कविताएं लिखने वाले, विद्रोह की भावना जगाने वाले प्रथम कवि, और सीधे मुख पर कहने वाले शासक थे। कैसे थे? मुख पर, घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कहते थे, सीधे के सीधे जो भी बात होती थी वो मुख पर कहते थे। इनके बारे में ये ऐसी एक कहानी आती है कि एक बार मान सिंह जी और मान सिंह जी की प्रिय बेगम डोली में पीछे जा रहे थे और डोलियां ही डोलियां चल रही थी और सबसे पीछे बांकीदास जी की डोली चल रही थी। ऐसे धीरे धीरे डोलियां जा रही थी। तभी जो रानी साह थी उन्होंने थोड़ा सा अपना पैर बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैर बाहर निकाल दिया। बांकीदास जी गए वहां पर और बांकीदास जी ने पास में निकलते समय चाबुक मारा उनके पैर पर। रानी साह ने उस समय तो कुछ कहा नहीं, घर जाकर मान सिंह जी को कहा कि भाई ठीक है, आपके ऐसे कैसे कवि हैं, मेरे पैर पर चाबुक मार दिया। रानी साह की इतनी बेइज्जती। तब मान सिंह जी कहते हैं कि रानी साह, रानियां तो खूब मिल जाएगी लेकिन ऐसा विद्वान कवि कहां से लाएंगे। तो बांकीदास जी को फिर भी बाहर नहीं निकाला। यानी बांकीदास जी बहुत प्रसिद्ध कवि थे। एक दो बार मान सिंह जी से इनकी अनबन हो जाती है, तब कहा जाता है मारवाड़ रियासत छोड़कर चले गए थे। फिर मान सिंह जी ने इनको समझा बुझाकर वापस बुलाया। किनको? बांकीदास जी को। बहुत विद्वान कवि माने जाते हैं और मान सिंह जी के दरबार में थे। किनके थे? मान सिंह जी के दरबार में थे और सीधे मुख पर कहने वाले कवि थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कहीं है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है, याद रह जाए। वो किनकी हैं? बांकीदास जी की। कुछ कुछ संत हुए जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर एक संत हुए जिनका नाम था मलुकदास जी। क्या नाम था? इलाहाबाद प्रयागराज की भूमि पर अभी कुंभ अत्यधिक प्रसिद्ध चल रहा है, तो इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर एक संत हुए मलुकदास जी। इन्होंने कभी कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किस वजह से कहा गया? कहानी सुनना कि मलुकदास जी इलाहाबाद प्रयागराज के एक संत थे। वो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति के थे, भगवान को कभी मानते नहीं थे। एक बार उनके गांव के अंदर एक साधु महात्मा आए और उन महात्मा ने कहा कि जो कुछ भी होता है वो राम जी की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मलुकदास जी उनसे जिद गए तो क्या भोजन भी भगवान देते हैं? उन साधु महात्मा ने कहा हाँ अवश्य देते हैं। फिर मलुकदास जी ने कहा फिर अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो भी भगवान मुझे जबरदस्ती भोजन दे देंगे? साधु महात्मा ने कहा बिल्कुल दे देंगे। तो मलुकदास जी ने कहा मैं आज भगवान की परीक्षा ही लेता हूं, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, भगवान मुझे कैसे कराते हैं। देखो, जिद करके बैठ गए। उन्होंने सोचा घर परिवार में रहेंगे तो बीबी बच्चे करवा देंगे, इसीलिए वो जंगल में चले गए। कहां चले गए? जंगल में। और एक पेड़ के सबसे ऊपर जाकर छिप गए। पेड़ था, घना पेड़ था, घने पेड़ के सबसे ऊपर जाकर बैठ गए कि देखता हूं भगवान कैसे भोजन करवाते हैं। वहीं समाधि लगाकर बैठ गए। कहा जाता है उसी राज्य की एक बहुत रईस सेठ जी थे, रईस कोई दरबारी थे, वो वहां से गुजरे। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने सोने के बर्तन टिफिन वगैरह खोले और भोजन करने लगे। जैसे ही वो भोजन करने लगे उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी, तो वो सारे टिफिन वगैरह वहां से छोड़कर क्या हुए? चले गए। अब मलुकदास जी ऊपर बैठे और नीचे बने हुए भयंकर व्यंजन पड़े। क्या पड़े? लेकिन मलुकदास जी को अपनी शपथ याद थी
कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भोजन तो मुझे नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए भोजन तो मुझे करना है नहीं। जबरदस्ती कैसे भोजन करवाते हैं, देखें देखें आज राम जी की परीक्षा ही ले। तभी वहां पर कहा जाता है कोई डाकू गुजरे, डाकुओं ने पेड़ के नीचे सुंदर पड़े हुए भोजन को देखा, तो पड़े हुए भोजन को देखा तब डाकुओं ने सोचा कि इतना जंगल के अंदर स्वादिष्ट भोजन, उतरो सभी भोजन करते हैं। वो सारे बैठ गए और जैसे ही भोजन करने के लिए पहला कवा लिया, सरदार बोला कि इस जंगल के अंदर ऐसे सोने के बर्तन हो ना हो, कुछ न कुछ गड़बड़ है, इस भोजन के अंदर कहीं न कहीं तो जहर मिला हुआ होगा। क्या मिला हुआ होगा? तभी इस जंगल के अंदर इतना सुंदर भोजन किसी ने खाया नहीं, गर्मा गर्म पड़ा है, कुछ न कुछ तो कारण है, कोई न कोई तो रहस्य है, देखो आसपास में कोई है तो नहीं। इधर उधर ढूंढा गया और ऊपर बैठे हैं कौन? मलुकदास जी। कौन बैठे थे? डाकुओं का उतारो इनको नीचे, उतारो और ये भोजन इन्हीं को खिलाओ, अगर जहर है तो पहले कौन मरेंगे? ये मरेंगे। मलुकदास जी कहे नहीं खाऊं, बे डाकू के खाड़ो पाड़ी। ठीक है, तो जबरदस्ती भोजन करवाया गया। किनको? मलुकदास जी भोजन कर लियो, बढ़िया डकार अकार ली और पानी कर परोन, पानी पी परोन कहो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम। यानी कहने का मतलब इनो मतलब और नहीं है, थोड़ा परिश्रम नहीं करना है कि भाई अजगर क्यों काम करे, तो ये पेट तो भरी ही जाए। ठीक है, और पक्षी क्यों काम करते हैं फिर भी उनका पेट तो भरा ही जाता है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि होता वही है जो ऊपर वाले को क्या होता है? मंजूर होता है। व्यक्ति परिश्रम चाहे कितना ही कर ले, अंत में जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही व्यक्ति के जीवन में होकर रहता है। समझ में आ गो? तो कहा गया, क्या कहा गया? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, देखो हम जो तो ये याद रखना, बाकी दास जी किनके दरबार में थे? मान सिंह जी के दरबार में थे। याद रह जाए, मान सिंह जी के दरबार में थे बाकी दास जी। आगे पढ़ना शुरू करो। विजय सिंह जी राठौड़, उनके बेटे मान सिंह जी राठौड़। मान सिंह जी के बाद अगले राजा बनते हैं, याद रखना, तख्त सिंह जी। कौन बनते हैं? तख्त सिंह जी के बारे में ज्यादा कोई बातें नहीं है, सिर्फ याद रखना एक दो बातें हैं। पहली बात तो है तख्त सिंह जी के बारे में कि इन्होंने श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया मेहरानगढ़ के अंदर। श्रृंगार चौकी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और यहीं पर होता है जोधपुर के राजाओं का राज तिलक। क्या होता है? राज तिलक होता था। राठौड़ राजाओं का क्या होता था? राज तिलक। तो इन्होंने श्रृंगार चौकी का क्या करवाया? निर्माण। बताओ, भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक कहां होता था? तो वो होता था जवाहर बुर्ज पर। भरतपुर के राजाओं का कहां पर होता था? जवाहर बुर्ज पर। कहां पर? जवाहर बुर्ज पर होता था राज तिलक। अब मुझे बताओ, ठीक है, जोधपुर के राजाओं का तो हो गया कहां पर? श्रृंगार चौकी के अंदर। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कहां होता था? तो याद रखना लालगढ़ महल में। कहां पर होता है? लालगढ़ महल के अंदर होता है। बताओ, मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कहां होता था? मेवाड़ के राजाओं का होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसमें? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर होता था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। याद रखना। तो तख्त सिंह जी ने श्रृंगार चौकी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरी बात तख्त सिंह जी के बारे में याद रखना कि 1857 की क्रांति हुई 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय ये मारवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक। याद रखना, 1857 की जब क्रांति पढ़ाएंगे तब इनका जिक्र वापस होगा। ये मारवाड़ के शासक थे और इनके एक सेनापति थे जिनका नाम याद रखना ओनाड सिंह। कहीं नाम हो तो हाँ, ओनाड सिंह। कहीं पर अनार सिंह भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ओनाड सिंह या अनार सिंह, ये इनके क्या थे? सेनापति। ये इनके क्या थे? सेनापति। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 1857 की क्रांति में शहीद होंगे आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह से लड़ते हुए। 1857 की क्रांति में इनका जिक्र वापस आएगा। तो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। और इन्होंने श्रृंगार चौकी का क्या करवाया?
निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण। बहुत दानवीर थे। कहा जाता है कि एक बार मतलब संस्कृत विद्यालय के लिए कुछ साधु इनके पास आए तो इन्होंने 1 लाख का धन दान दिया था। 1 लाख के धन का क्या किया था? दान किया था। वो भी याद रखना किनके समय हुआ था। एक तो श्रृंगार चौकी बनी। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, बताओ मान पुस्तकालय किसने बनाया? पहले तो याद रखना मान पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय बना हुआ कहां पर है? याद रखना प्रसिद्ध पुस्तकालय ही ये मेहरानगढ़ में बना हुआ है। कहां पर है? मेहरानगढ़ में। याद रह जाएगा मान पुस्तकालय कहां पर है? मेहरानगढ़ में। अब मान से पता चलता है कि मान सिंह जी ने बनाया। किसने बनाया? मान सिंह जी ने बनाया। अभी पढ़ा मान सिंह जी के बारे में। इनके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है मान सिंह जी के बारे में, ठीक है, कि जोध बसायो जोधपुर ब्रज की नी ब्रजपाल। बोलो, जोध बसायो जोधपुर ब्रज की नी ब्रजपाल। बोलो, बसायो जोधपुर ब्रज की नी ब्रजपाल। दिल्ली काशी आगरा मान कियो नेपाल। दिल्ली काशी आगरा मान कियो नेपाल। यानी मान सिंह जी ने कहा जाता है ग्रंथों के अंदर कि नेपाल तक के साम्राज्य तक को क्या कर लिया था? जीत लिया था। उस समय दिल्ली बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी, ठीक है, अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था और अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया बंगाल को। कहां बनाया? उन्हें दिल्ली से कुछ लेना देना था नहीं। अंग्रेज मुख्यतः कहां रहते थे? बंगाल। तो अंग्रेजों के समय भारत का सबसे ताकतवर प्रांत बंगाल है। कौन सा होगा? बंगाल होगा। मुगलों के समय सबसे ताकतवर दिल्ली। दिल्ली के बाद शुरुआत के जो शासक है ना वो दिल्ली पर राज करेंगे। पीछे वाले जितने भी शासक आएंगे शाहजहां के बाद वो आगरा आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? आगरा आ जाएंगे। कहा जाता है अकबर ने अपने अंतिम समय अपना मुख्य ठिकाना आगरा बना लिया था। किसको बना लिया था? फतेहपुर सीकरी। उन्होंने आगरा के अंदर धर्म सम्मेलन कराए। आगरा के अंदर अकबर के बाद वाले शासक ज्यादातर कहां रहेंगे? आगरा के अंदर। अब कुछ शासक बचे हैं जिनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। जसवंत सिंह जी से कल पढ़ना शुरू करेंगे। अब कुछ बातें हैं, मतलब सिर्फ थोड़ा सा मैटर बचा है, ठीक है, थोड़ो है जिको आप कल पूरो कर लो, ठीक है, कल पढ़ना बिन मैंने अब बिल्कुल थोड़ा